स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से। और चलिए आज हम क्लास 10th के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से और बहुत विस्तृत रूप से सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इसको शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारी वस्तुएं हैं। सभी वस्तुएं पदार्थ अथवा द्रव्य से मिलकर बनी होती हैं। पदार्थ और द्रव्य दोनों बात एक ही है। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ भार होता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम मैटर कहते हैं। पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जो पदार्थ होते हैं उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन जो होता है पदार्थों में वो दो प्रकार से होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, जिसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं, तथा दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, जिसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम रसायन विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। भौतिक परिवर्तन पहला देखते हैं हम। भौतिक परिवर्तन इसे कहते हैं फिजिकल चेंज। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं। इसमें क्या होता है, और इसके रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते हैं। जब क्या होता है, जब भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसमें पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है, जैसे मान लीजिए वो ठोस है तो वो द्रव में हो जाए, द्रव है तो गैस में हो जाए, उसके भौतिक गुण, उसकी बनावट सब कुछ बदल जाए, वो सब बदल जाए। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ध्यान रखिएगा कि जब भौतिक परिवर्तन होता है तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मान लीजिए कि आपने बर्फ को गलाया तो उससे जल ना बनकर कुछ और नहीं बनेगा, उससे जल ही बनेगा। यह अस्थायी होता है। यह क्या होता है? अस्थायी होता है। अस्थायी मतलब होता है कि ये ऐसा नहीं है कि एक बार परिवर्तित हो गया तो पुनः इसे नहीं प्राप्त कर सकते, इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बर्फ से उसको द्रव अवस्था यानी जल में परिवर्तित किया, तो फिर आप उसको जल से, द्रव अवस्था से आप उसको ठोस अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलिए हम अगला परिवर्तन के बारे में देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल चेंज। चलिए देखते हैं इसके परिभाषा में क्या है। वह परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि पदार्थ के अणुओं का जो रासायनिक संगठन है, मतलब केमिकल कंपोजिशन जो है, मतलब वो जो जिसकी जैसे वो बना हुआ है, वह उसका जो द्रव्यमान है वो परिवर्तित हो जाता है। वो परिवर्तित होकर क्या होता है कि उसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, दूध से दही का बनना। जैसे आप देखते हैं कि दूध से अगर दही बन जाता है तो कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, मतलब रासायनिक परिवर्तन हुआ है। और रासायनिक परिवर्तन होता है जब दूध से दही बन जाता है, तो फिर हम दही से दूध नहीं प्राप्त कर सकते। और भोजन का पकाना, एक बार जब हमने भोजन को पका लिया तो हम उसको पुनः फिर उसको प्रारंभिक रूप में नहीं बदल सकते हैं। ये अस्थायी परिवर्तन होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो अस्थायी परिवर्तन होता है। इसमें नया पदार्थ बनता है। इसमें क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। जैसे आपने दूध से दही को बनाया तो दही क्या हो गया? एक नया पदार्थ बन गया। भोजन को पहले दूसरी अवस्था में था और जब उसको पका लिया तो वो दूसरी अवस्था में हो जाता है, तो कह सकते हैं कि एक नया पदार्थ मिल जाता है। और क्या होता है कि जो नया पदार्थ बनता है जिसका गुण मूल पदार्थ से भिन्न होता है। मूल पदार्थ मतलब होता है जैसे दूध से दही का बनना में जो दूध है ये मूल पदार्थ है। दूध क्या है? मूल पदार्थ है। तो जिसका गुण मूल पदार्थ से भिन्न होता है, मतलब जैसे दूध से दही बन गया है तो दही जो है, उस दही का जो गुण है वो दूध के गुण से क्या होगा?
अलग होता है, वही यहाँ पे लिखा गया है। फिर क्या होता है कि इसके होने पर अब जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। उसमें से कुछ है कि जैसे उसमें गैस निकल सकती है। जैसे क्या हो सकता है कि जब चूना को और पानी को मिलाया जाता है, बिना बुझा हुआ चूना और पानी को मिलाया जाता है, तो आप लोग देखते हैं कि उसमें गैस के तरीके से वो उबलने टाइप के लगता है। तो उसमें क्या होता है, गैस निकल सकती है, अवक्षेप बन सकता है, और क्या हो सकता है, रंग बदल सकता है। उसका रंग क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, मतलब परिवर्तित हो सकता है। और क्या हो सकता है, तापमान बदल सकता है, तापमान भी बदल सकता है। इतने सभी क्या नाम है, इतने सारे परिवर्तन केमिकल परिवर्तन मतलब रासायनिक परिवर्तन में हो सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को सीखने से पहले हम लोग दो शब्दों के बारे में पहले सीखेंगे। एक है अभिकारक, जिसे इंग्लिश में रिएक्टेंट्स कहते हैं, तथा दूसरा है उत्पाद, जिसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। इन दोनों के बारे में जब हम सीख लेंगे तब हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अभिकारक, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक क्या होता है, अभिकारक वह होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। भाग लेता है मतलब पार्टिसिपेट करता है। जैसे आप लोग किसी मान लीजिए कंपटीशन में या किसी प्रतियोगिता में आप लोग भाग लें, तो वही होता है, वही यहाँ पे भाग इसका अर्थ है, ना कि ये डिवाइड वाला भाग है। तो भाग लेते हैं मतलब जो पदार्थ जिन पदार्थों से रासायनिक अभिक्रिया होती है वो क्या होते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। बात करते हैं उत्पाद की। तथा जो नया पदार्थ बनता है उत्पाद कहलाता है। जैसे मान लीजिए किन्हीं दो अभिकारकों को मिलाया गया तो उससे कुछ नया मिलेगा ना। जो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में कुछ नया बनता है, तो जो नया बनेगा वही क्या होता है, वो उत्पाद कहलाता है। उत्पाद को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। तो चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम सी जो होता है इसे हम कार्बन कहते हैं, सी को हम कार्बन कहते हैं। O2 को हम कहते हैं ऑक्सीजन, O2 को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। तो यहाँ पर गोज टू मतलब ये दर्शा रहा है कि अभिक्रिया हो रही है। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं, मतलब रिएक्टेंट्स हैं। मतलब इनसे अभिक्रिया हो रही है, तो ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं। तथा जो नया पदार्थ बनता है, ये नया पदार्थ ही तो है। जैसे देखिए आप, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मिलाया गया और ऑक्सीजन मिलाया गया, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हमें। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या होता है, उत्पाद होता है, मतलब प्रोडक्ट्स होता है। ये एक नया पदार्थ बन गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम आज रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, पहले हम इसको डिफिनेशन से समझेंगे, फिर एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक पदार्थों के जो परमाणु होते हैं, चाहे एक पदार्थ हो या एक से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, तो उसके जो परमाणु होते हैं वो पुनर्व्यवस्थित होते हैं। पुनर्व्यवस्थित को इंग्लिश में कहते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होता है कि मतलब उसमें कुछ नया नहीं आ जाता है, मतलब वही परमाणु एक जगह से दूसरी जगह पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं। और एक या एक से अधिक नए पदार्थ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने परिभाषा देखा, अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे हमने लिया है C यानी कार्बन, O2 यानी ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमको मिला है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड।
तो देखिए हमने यहाँ पे लिया किसको, कार्बन को, और किसको लिया, ऑक्सीजन को, और हमको मिला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब लिया कार्बन और ऑक्सीजन को, मिला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक नया पदार्थ है। एक क्या है, ये नया पदार्थ है, और नया पदार्थ है। और हमने इसमें हम लोगों ने सीखा था कि एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु, जैसे कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इसके जो परमाणु है वो पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब ये आपस में ही क्या हो जाते हैं, पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं, ना कि इसमें कोई बाहर से नया पदार्थ आके मिलाया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और देखिए हमने यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में एस, ब्रैकेट में जी, और ब्रैकेट में यहाँ पे भी हमने जी को लिखा है। तो समझते हैं ये क्या होता है। तो ये जो होता है आपको बहुत सारी रासायनिक क्रियाओं में ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। यस, यस फॉर होता है सॉलिड। मतलब ये दर्शाता है, जहाँ पे यस लिखा होता है कि वो ठोस अवस्था में है। एल, एल फॉर होता है लिक्विड। लिक्विड जहाँ यल लिखा होता है वो दर्शाता है कि ये द्रव अवस्था में है। जी, जहाँ पर जी लिखा होता है इसका मतलब वो गैसीय अवस्था में है। एक्यू, एक्यू मतलब होता है एक्वेस, मतलब होता है जलीय अवस्था। जहाँ पे एक्यू लिखा आपको ब्रैकेट में मिल जाएगा वो दर्शाएगा कि वो जलीय अवस्था में है।